नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने अभी तक कितना स्टडी कर लिया है? हाइड्रोस्टैटिक लॉ तक। हाइड्रोस्टैटिक लॉ तक हमने स्टडी कर लिया है। आगे आज स्टार्ट करेंगे, आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ में हमने क्या देखा था कि डी पी अपान डी जेड इज इक्वल टू माइनस का रो इंटू जी, ये फार्मूला हमको मिला था। दूसरा हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था P इज इक्वल टू रो जी एच, और इसी से हमने क्या डिराइव किया था कि एक कॉलम को दूसरे कॉलम में परिवर्तित करना, ये हमने सीख लिया था। तो जो हमने स्टडी किया था P इज इक्वल टू जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है P इज इक्वल टू रो जी एच। तो इसमें प्रेशर किन किन बातों पे डिपेंड करता है, कैसे कैसे वेरी करता है, इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा फार्मूला आया था P इज इक्वल टू रो जी एच, ये फार्मूला हमारा आया था। तो ये किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? देखिए, अगर हम प्रेशर की बात करें तो एक तो ये डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, और तीसरी चीज़ क्या है? हाइट। इन तीन चीज़ों पे प्रेशर जो था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो डिपेंड कर रहा होता है। तो अब इन तीन चीज़ों में ग्रेविटी तो आपका कांस्टेंट ही है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो कांस्टेंट ही रहता है। इसका मान हमेशा 9.81 कांस्टेंट है, या फिर कहीं कहीं पे 10 ले लिया जाता है, फिर भी ये कांस्टेंट है। अब बचा क्या क्या? एक तो डेंसिटी बच रहा है, दूसरा हाइट बच रहा है। तो डेंसिटी और हाइट पे प्रेशर कैसे डिपेंड करता है? तो सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं डेंसिटी वाला। सबसे पहला पॉइंट हमने लिया डेंसिटी। तो अगर हम इन दो चीज़ों को कांस्टेंट कर दें, जी तो कांस्टेंट है ही, हम एच को और कांस्टेंट कर दें, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? रो के। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो व्हेन एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब हम ऊंचाई को कांस्टेंट ले लेंगे तो रो पी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? रो के। तो अब देखिए, मैं जैसे एक फिगर ड्रा करूं, ये चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमने कोई पात्र ले लिया, कोई ट्रफ ले लिया, ट्रफ मीन्स पात्र। तो पात्र ले लिया हमने। अब इसमें हमने एक लिक्विड भर दिया, मान लीजिए पहले वाटर ही ले लेते हैं क्योंकि वाटर ही सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो ये हमने वाटर को फिल कर दिया इसमें। अब इसके इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से एक हमने कनेक्ट कर दिया मैनोमीटर, यहाँ से इस पॉइंट से, तो ये एक डेटम माना जाएगा। अब इस आधार पे जो प्रेशर होगा इतने लिक्विड के द्वारा, ऊपर जो लिक्विड है इसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा? फ्लूइड चढ़ेगा। ये हमने मान लिया कि पारे वाला हमने मैनोमीटर ले लिया, तो इसमें फ्लूइड चढ़ा कुछ ऊंचाई तक, मान लीजिए कि एच ऊंचाई तक ये चढ़ गया। ये डेटम है, यहाँ से एच ऊंचाई तक ये चढ़ गया मान लीजिए। तो अब इसकी डेंसिटी रो क्या होती है वाटर की स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वाटर ले लिया। अब सेकेंड केस में हम अगर लेते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा फ्लूइड ले लिया जिसकी डेंसिटी वाटर से अधिक है, मान लीजिए ग्लिसरीन ले लिया। ग्लिसरीन से आप सभी लोग परिचित हैं। तो ग्लिसरीन का डेंसिटी क्या होता है? वाटर की अपेक्षा बहुत ही अधिक होता है। तो हम अगर ले लेते हैं ग्लिसरीन, सेकंड केस में हमने क्या ले लिया? पहले केस में हमने वाटर ले लिया, दूसरा फिगर ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम ले लेंगे ग्लिसरीन। हमने ले लिया ग्लिसरीन। अब ग्लिसरीन को फिर वही उसी ऊंचाई से हम मैनोमीटर से कनेक्ट करेंगे, तो हम रीडिंग क्या पाएंगे? इस बार कुछ बढ़ी हुई रीडिंग पाएंगे। मतलब पहले से जो ऊंचाई इस प्रेशर की हेड की आएगी वो कुछ ज़्यादा होगी। ये H1 मान लीजिए, तो इसको H2 मान लेंगे। तो यहाँ पे जो हाइट H2 का मान होगा वो ज़्यादा होगा H1 के। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन
डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये होता है भाई, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, सो द मैनोमीटर लेवल इज़ हायर देन वाटर। मतलब यहाँ पे भी हमने पारे वाला ही दाबमापी यूज़ किया, मगर यहाँ पे हम देखेंगे कि H2 का मान H1 से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इसका रीज़न क्या है? उसी ऊंचाई पे, सेम हाइट पे, हाइट को हमने क्या कर दिया कांस्टेंट, सेम हाइट पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए जो मैनोमीटर का जो लेवल होगा वो ज़्यादा होगा किसकी तुलना में? वाटर की तुलना में ग्लिसरीन का ज़्यादा होगा। तो ये आप पहला पॉइंट नोट करेंगे कि एट कांस्टेंट हाइट, at constant height pressure is more when density is more, when density is more। अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है तो उस फ्लूइड का प्रेशर भी उसी लेवल पे ज़्यादा होगा, और उसी लेवल पे यानी कि उसी हाइट पे अगर हम डेंसिटी देखें उसी हाइट पे अगर प्रेशर देखें तो प्रेशर क्या होगा? दूसरे डेंसिटी का जिस फ्लूइड का डेंसिटी कम है उसका प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। तो हम एक चीज़ यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ ग्लिसरीन इज़ ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ वाटर, यानी उसी हाइट पे ग्लिसरीन वाले पात्र का प्रेशर ज़्यादा होगा और वाटर वाले पार्ट का प्रेशर कम होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। फिर बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या? अगर हम कांस्टेंट कर दें डेंसिटी को अगर कांस्टेंट कर दें तो जी तो कांस्टेंट है ही, तो बचेगा क्या? H। तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट ये होगा कि व्हेन डेंसिटी इज़ कांस्टेंट देन प्रेशर is different at different heights। मतलब विभिन्न ऊंचाइयों पर प्रेशर का मान भी क्या होगा? अलग अलग होगा, और वो कैसा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। आइए इसको फिगर से समझते हैं। अगर मैंने मान लिया कि इसमें कोई लिक्विड है, वाटर ही भर लेते हैं, वाटर इसमें भरा हुआ है, फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे एक यू ट्यूब मैनोमीटर से। तो यू ट्यूब मैनोमीटर से अब इसको जब कनेक्ट करेंगे तो एक केस में हमने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इस पॉइंट से, तो इसका एक डेटम ये हो गया। अब जब हमने इस पॉइंट से कनेक्ट किया तो इसकी डेंसिटी तो भाई सेम है, डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो एक बार इस ऊंचाई पे हमने ले लिया, तो इस ऊंचाई पर जब हम लेंगे तो इसकी रीडिंग मान लिया कुछ इतनी आई, इतनी रीडिंग इसकी आई। अब इतनी रीडिंग आने के बाद ये हमने नोट कर लिया H1 से। H1 से हमने जब इसको नोट कर लिया, अब क्या करेंगे? वही फ्लूइड है, अब मैनोमीटर को हम वहाँ से हटा के कनेक्ट कर देंगे नीचे बढ़ा के। क्यों नीचे हमने इसलिए बढ़ाया कि नीचे अगर बढ़ाएंगे तो मोर फ्लूइड एट रेस्ट, यानी कि नीचे अधिक फ्लूइड क्या होगा? रेस्ट में होगा, यानी प्रेशर अब क्या होगा? ज़्यादा पड़ेगा। तो अब जब प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो इसकी रीडिंग कुछ बढ़ जाएगी, मतलब ये इसका हाइट क्या होगा? कुछ अधिक बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही सेम ऊंचाई ना लेके ऊंचाई क्या ले लिया जाए? अलग अलग। एक बार ये ऊंचाई ली गई, एक बार ये ऊंचाई ली गई, तो प्रेशर का मान भी क्या आएगा? डिफरेंट। यानी प्रेशर अगर इसको P2 से लिखते हैं और इसको P1 से लिखते हैं तो प्रेशर P2 इज़ ग्रेटर देन प्रेशर P1, क्योंकि डेंसिटी सेम है बट हाइट चेंज है। ये वाली हाइट कम है और ये वाली हाइट ज़्यादा है। जितनी हाइट नीचे बढ़ती जाती है उतना प्रेशर का मान भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट डिपेंड कर रहा है कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के। अब तीसरा पॉइंट क्या है?
तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई लिक्विड है भरा हुआ है तो उसका अगर हम कोई पर्टिकुलर हाइट ले लें तो उस पर्टिकुलर हाइट पे कोई एक पॉइंट ले लें, उस पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में अगर हम देखें तो प्रेशर का मान इक्वल होगा किसी भी डायरेक्शन में। मतलब देखिए जैसे कि ये फिगर हमने ड्रॉ किया और इस पे हमने एक हाइट ले ली, है पर्टिकुलर हाइट ले लिया। अब इस हाइट का हमने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट हमने ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम इसको कनेक्ट करें मैनोमीटर से, तो मैनोमीटर से कनेक्ट करने पे हम यहाँ पे एक इसमें लगा देते हैं फ़नल। फ़नल जानते हैं आप सभी लोग, ये फ़नल लगा दिया हमने। तो फ़नल लगाने पे क्या हुआ, अब एक बार हम प्रेशर को मेज़र करेंगे ऐसे, ये पॉइंट सेम है भाई, ये ध्यान रखना। अब दूसरे केस में क्या करेंगे, इसी पाइप को या इसी ट्यूब को हम कर देंगे ऐसे। अगर हम ऐसे कर दें और इसी पॉइंट को सीधे इसके सीध में रखें तो क्या होगा, तब भी रीडिंग उतनी ही आएगी। और अगर हम इस ट्यूब को ऐसे कर दें और फ़नल को ऐसे कर दें और ये पॉइंट वही रहे सेम उसी लेवल पे, तो तब भी प्रेशर की रीडिंग क्या आएगी, सेम। मतलब कहने का ये है कि अगर एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया जाए, उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अलग अलग बिंदुओं पर प्रेशर का मान सेम होता है, ये तीसरा पॉइंट कहता है। और चौथा पॉइंट ये कहता है कि एक ही हाइट पर एक ही बिंदु पर सभी दिशाओं में, इसी बिंदु पर हम इस तरफ फ़नल घुमा दें या उस तरफ पीछे घुमा दें, दाएं बाएं किसी भी तरफ फ़नल को घुमा दें, तो प्रेशर की रीडिंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चौथा पॉइंट होगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि एट कांस्टेंट हाइट, किसी भी पर्टिकुलर हाइट पे प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट क्या है कि पर्टिकुलर हाइट पे किसी एक बिंदु पे एट कांस्टेंट हाइट एंड अ कांस्टेंट पॉइंट द प्रेशर इज इक्वल एंड सेम इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप फनल को घुमा देंगे तो प्रेशर की रीडिंग पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चौथा पॉइंट कहेगा। और पांचवा पॉइंट एक इसका ये कह रहा है कि लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। इसका मतलब क्या है भाई, लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। इसका मतलब ये है कि अगर हम मैनोमीटर से कनेक्ट करते हैं किसी पात्र को जिसमें फ्लूइड लिक्विड भरा हुआ है, तो वो अपने स्तर तक चढ़ेगा ही चढ़ेगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। मतलब पानी अपने लेवल तक अपने आप, जितना उसका प्रेशर लेवल होगा या प्रेशर हेड होगा, उतना वो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, चाहे पीज़ोमीटर ट्यूब लगा दें आप, चाहे मैनोमीटर लगा दें। तो कहने का मतलब ये पांचवा पॉइंट ये कहता है कि लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। तो ये एक तरह से कहे जाते हैं 5 लॉ टू डिसाइड प्रेशर विद इन लिक्विड। किसी लिक्विड के भीतर प्रेशर को डिसाइड करने के 5 लॉ हैं भाई। कौन कौन से लॉ हैं? पहला लॉ ये है कि जो अगर हम हाइट को कांस्टेंट कर देते हैं तो प्रेशर डिपेंड करता है रो पे। दूसरा लॉ क्या कहता है, अगर हम डेंसिटी कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर क्या किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, एट कांस्टेंट हाइट प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। और चौथा पॉइंट क्या कहता है, एट पर्टिकुलर हाइट एंड पर्टिकुलर पॉइंट प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, ये कहता है। फिर और पांचवा पॉइंट क्या कहता है, लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, लिक्विड अपने आप अपने स्तर तक चढ़ता है। तो ये इसके 5 गवर्निंग लॉ हैं या डिसाइडिंग लॉ हैं जिनसे हम क्या प्रेशर डिसाइड करते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए हम बात करते हैं पास्कल्स लॉ की, पास्कल का नियम।
दाब से संबंधित जो पास्कल का नियम है इसको हम क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं, बट वहाँ की स्टडी और इस स्टडी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड में चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्या है मैं अभी बताऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे। अभी तक 9th क्लास से रिलेटेड जो था आपका स्टैंडर्ड, उसमें आपने क्या पढ़ा कि किसी भी लिक्विड में एक पॉइंट पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाता है या सभी दिशाओं में समान रूप से बट जाता है। इतना ही सिर्फ आपने पढ़ रखा है, बट इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? कंप्लीट डेफिनेशन है? जी नहीं, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। इसमें आपने क्या कहा? किसी द्रव में किसी बिंदु पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से बढ़ जाता है। तो आपने एक तो ये चीज़ एकदम सीमित कर दिया कि केवल ये किस पे काम करता है? किसी द्रव में, किसी द्रव पे काम करता है। एक चीज़ आपने ये सीमित कर दिया। दूसरा आपने ये नहीं मेंशन किया कि वो द्रव जो आपने, चलो मान लिया द्रव ही ले लिया, अगर आपने वो द्रव लिया तो वो द्रव स्टैटिक कंडीशन में यानी स्थिर अवस्था में है या फिर मोशन में है, डायनेमिक कंडीशन में है या फिर स्टैटिक, ये आपने डिफाइन नहीं किया। तो इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन बनती है पास्कल्स लॉ की, वो ये कहती है कि किसी तरल की स्थिर अवस्था में। अब यहाँ पे हमने क्या लिया? तरल। तरल में क्या क्या आते हैं? गैसेस भी आती हैं और लिक्विड्स भी आते हैं। तो ये लॉ जो है वो दोनों पे काम करता है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, लगेगा तो आपको बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन जब वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे ना, क्लोज फ्लूइड, लिक्विड, गैस, तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट ज़रूर होगा कि फ्लूइड यानी मतलब गैस पे काम करता है या फिर लिक्विड पे काम करता है या फिर दोनों पे काम करता है। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन क्लियर एंड कट होनी चाहिए कि ये वो क्या है कि किसी तरल की स्थिर अवस्था में। पहली बात तो आपको बोलना है तरल यानी किसी फ्लूइड की स्टैटिक कंडीशन में इफ़ प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट, किसी एक बिंदु पर कोई प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वह समान रूप से या तो ट्रांसमिट हो जाता है दूसरे बिंदु पर या उसी बिंदु पर समान रूप से सभी दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कौन कौन सी दो चीज़ें इंक्लूड हुई? या तो फिर ट्रांसमिट होगा, किसी अन्य पॉइंट पर लगेगा उतना ही प्रेशर, और या फिर उसी पॉइंट पे समान रूप से सभी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ तो भाई इन्होंने क्या कहा? व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ स्टैटिक फ्लूइड। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है? स्टैटिक फ्लूइड। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ स्टैटिक फ्लूइड, इट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्लिक ट्रांसमिटेड इन equally in all directions। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है, इन ऑल डायरेक्शंस। तो हिंदी में क्या कहेंगे? जब किसी स्थिर तरल के किसी बिंदु पर कोई दाब लगाया जाता है तो वह या तो उसी बिंदु पर समान रूप से सभी दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट यानी बट जाता है या फिर किसी दूसरे पॉइंट पे उतने ही प्रेशर का मान जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो अब इस पे देखिए ये पढ़ाया क्यों? यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, बट यूज़ है थोड़ा सा ये कि डेली प्रैक्टिकली लाइफ में जो आप देखते हैं मशीन्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, वहाँ पे ये लॉ बहुत ही काम करता है। जैसे आजकल मज़दूरों का काम काफ़ी ख़त्म हो रहा है, लेबर्स ख़त्म हो रहा है। वो क्यों ख़त्म हो रहा है? जेसीबी के आ जाने से। जेसीबी कैसे काम करती है? हाइड्रोलिक्स पे ही काम करती है। और ये पास्कल लॉ जो है ये बहुत कमाल का है, इसी पे सारा जेसीबी काम करता है। क्या होता है इसमें? ज़्यादातर अरेंजमेंट जो होते हैं वो पिस्टन और सिलेंडर के होते हैं और उनके बीच लिक्विड भरा जाता है और एक पॉइंट से प्रेशर दिया जाता है, दूसरे पॉइंट पे वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है जो जेसीबी में आया। तो इसका जो एडवांटेज या फिर इसका जो यूज़ होगा या एप्लीकेशंस हैं, इस लॉ की एप्लीकेशंस जो हैं वो क्या हैं?
हाइड्रोलिक मशीन्स, हाइड्रोलिक मशीन्स में इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो कौन कौन सी हाइड्रोलिक मशीन्स में यूज़ होता है भाई? हाइड्रोलिक प्रेस, दूसरा हाइड्रोलिक जैक, तीसरा हाइड्रोलिक लिफ्ट और चौथा हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। ये ऐसे कुछ चार एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट हैं जो हाइड्रोलिक मशीन्स में यूज़ होते हैं और ये किस पे बेस हैं? पास्कल्स लॉ पे। तो हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और जो नया एकदम मॉडर्न तरीके से चल रहा है वो क्या है? हाइड्रोलिक जेसीबी। जेसीबीज़, जो जेसीबीज़ काम करती हैं वो भी किस पे काम करती हैं? पास्कल्स लॉ पे। तो इसका हम सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ जो सिलेबस के अंदर आता है, हाइड्रोलिक जैक, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें हम पढ़ते हैं हाइड्रोलिक जैक। तो हाइड्रोलिक जैक जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? पास्कल्स लॉ पे। तो पास्कल्स लॉ पे जब काम करता है तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही हमको चलना पड़ेगा भाई। इन्होंने कहा कि अगर एक पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो दूसरे पॉइंट पे उतने ही मान का प्रेशर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ट्रांसमिट हो जाता है। इस चीज़ का हम एप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए एक हाइड्रोलिक जैक का एकदम सरल रेखा चित्र जो होता है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा होता है। ये क्या होता है? एक तरह से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। तो जब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है तो यहाँ पे भी भाई एक ऐसे कुछ होगा कि ये इससे कनेक्ट होगा और ये पिस्टन इसमें चल रहा होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे होगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक प्रेशर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिसको हम लेंगे, एक फोर्स अप्लाई करेंगे जिसको हमने ले लिया F1। अब इसका कुछ एरिया होगा। देखिए ये चैम्बर है बेसिकली, ये आप रेडियल या सर्कुलर सिलेंडर टाइप में ये दोनों हैं पार्ट, तो इनका रेडियस होगा और इनका कुछ एरिया होगा। तो इसको हम मान लेते हैं A1 एरिया है और इसको मान लेते हैं A2 एरिया का है। इसमें भरा है लिक्विड या फ्लूइड। तो लिक्विड जब भरा है इसमें, तो पास्कल ने कहा कि अगर हम एक पॉइंट पे प्रेशर लगाएंगे तो दूसरे पॉइंट पे वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो अब अगर हम F1 मानते हैं फोर्स जो हमने लगाया और A1 एरिया है, तो इसका प्रेशर जो जनरेट होगा वो हमने लगा दिया P1 जनरेट होगा। तो इस पर कुछ फोर्स ऊपर की ओर लगेगा भाई। ये हमने अगर F1 लगाया नीचे की ओर तो ये ट्रांसमिट होता हुआ ऊपर की ओर जाएगा, ये F2 कहलाएगा। और हमने इस पर अभी एक सुंदर सी कार नहीं खड़ी की है। अगर हम इस पर एक सुंदर सी कार खड़ी कर दें कुछ इस तरह से, ये हमारी कार हो गई। तो इस कार को हमको उठाना है, तो ये इस पे फोर्स लगेगा F2 और प्रेशर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा इस पर P2 और इसका एरिया क्या है? A2। तो इस कार को उठाने के लिए हमको यहाँ पे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा और वो फोर्स प्रेशर में कन्वर्ट होके इस वाले पॉइंट पे उतने ही मान का प्रेशर, उसी बिंदु पर लगाया गया प्रेशर P1 का मान P2 के बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। तो कैसे इसका प्रूफ करेंगे? हेडिंग डालेंगे हाइड्रोलिक जैक और अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ
P1 किसके बराबर होना चाहिए भाई? P2 के। प्रेशर P1 जो है वो प्रेशर P2 के बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। अब प्रेशर होता क्या है? फोर्स अपान एरिया। तो F1 अपान A1 पहले वाले के लिए और F2 अपान A2 दूसरे वाले के लिए। अब देखिए, अगर हम F1 को इधर ले जाएं तो बनेगा क्या? F2 अपान F1 इज इक्वल टू A2 अपान A1। ये एक देखने में तो बहुत सिंपल फार्मूला लगता है, बट इसका भी हम अप्लीकेशन जब बताएंगे प्रैक्टिकली तो आप देखिएगा कितना महत्वपूर्ण है। अब ये जो A2 अपान A1 है, A2 अपान A1, इसको बोलते हैं एरिया रेशियो। एरिया रेशियो या आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। क्या कहते हैं? एरिया रेशियो यानी क्षेत्रफल अनुपात या आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, आदर्श यांत्रिक लाभ, इसको बोलते हैं। अब देखिए, इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो इतना नोट करिए, फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत ही अच्छा डेली लाइफ से, जो एक कार के हाइड्रोलिक जैक में यूज़ होता है। तो इतना नोट करिए, फिर एग्जाम्पल बताते हैं। अब देखिए, इसको मैंने आइडियल क्यों बोला? आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। आइडियल का मतलब क्या होता है? आदर्श, यानी जितना आप एफर्ट लगाएं उतना ही आपको क्या मिल जाए? एडवांटेज मिल जाए, बीच में कहीं कोई लॉस ना हो। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लॉस तो होना ही होना है। अगर लॉस होता है, लॉस होगा किस वजह से? मान लीजिए हाइड्रोलिक जैक है, तो भाई हाइड्रोलिक जैक में कहीं भी लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर कहीं बारीक सा भी लीकेज है तो जितना हम एफर्ट लगाएंगे उतना हमको एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। तो फिलहाल मैकेनिकल एडवांटेज जो लिया गया वहाँ पे आइडियल लिया गया। आइडियल कंडीशन में ही सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, सारी थ्योरीज जो दी जाती हैं वो आइडियल कंडीशन में ही दी जाती हैं। अब देखिए, इसका यूज़ क्या है। हमारा फार्मूला आया F2 अपान F1 इज इक्वल टू A2 अपान A1, जहाँ A2 अपान A1 इज इक्वल टू रेशियो, एरिया रेशियो या फिर आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। अब देखिए, फॉर कार जैक जो होता है, कार का हाइड्रोलिक जैक होता है, उसमें A2 अपान A1 जो रखा जाता है वो लगभग 100 के बराबर रखा जाता है। A2 अपान A1 का मान 100 के बराबर रखा जाता है। मतलब जो एरिया रेशियो या मैकेनिकल एडवांटेज है वो इक्वल टू होता है 100 अप्रॉक्सीमेट। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं अपना, मान लीजिए 10 kgf का लगाया। भाई 1 kgf कितना होता है? जल्दी से बताइए। 1 kgf इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। तो 10 kgf कितना हो जाएगा भाई? 98.1 न्यूटन। ठीक, ये हो जाएगा। अब जब इतना फोर्स हमने लगाया तो अब देखिए, हम यहाँ से ये गणना करेंगे कि F2 हमको कितना मिलेगा। देखिए, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा? A2 अपान A1 इंटू F1। तो A2 अपान A1 का मान 100 लिया गया है और F1 का मान कितना आया है? 98.1। तो ये टोटल कितना हो गया? आप देखिए, आप कितना बड़ा एडवांटेज। आपने फोर्स लगाया 98 न्यूटन का और आपको मिला कितना? 9810 न्यूटन। यहाँ पे कितना मिला? कितना बढ़ के मिल रहा है भाई? 9810। कितने गुना? 100 गुना अधिक मिला। तो ये है एक पास्कल लॉ का एक मैजिक ही कह लीजिए भाई। इतने कम एफर्ट लगा के हमने इतना ज़्यादा एडवांटेज ले लिया। तो ये किसकी देन है भाई? पास्कल की देन है। पास्कल ने ही जो अपना लॉ एक इन्वेंट किया, उसी के आधार पे ये हाइड्रोलिक जैक काम कर रहा है और बहुत बड़ी जेसीबी, बहुत बड़ी मशीनें काम करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसको डेली लाइफ से हमने रिलेट किया इसलिए कि आपको याद इसलिए रहे कि आप कम से कम फोर्स लगा के अधिक से अधिक एडवांटेज हाइड्रोलिक जैक से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम आगे अध्ययन करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़रमेंट के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेज़र किया जाता है? देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 101.32
5 किलो पास्कल, या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या 760 टॉर, या 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, या 1 बार। तो इतने सारे प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका मेज़रमेंट इतने पदों में किया जा सकता है। तो अब बड़ी बात ये आई कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये सब जो निकाला गया है कैसे मापा गया। तो एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था टॉर्सेली। उन्हीं के नाम पे एक यूनिट जो इन्वेंट हुआ यूनिट टॉर। उन्हीं ने ये इन्वेंट किया था, उन्होंने ही इन्वेंट किया था ये टॉर। क्यों? अब उनका नाम ही टॉर्सेली था, तो उन्हीं के सम्मान में उनके प्रेशर की यूनिट को रख दिया गया टॉर। तो अब देखिए, जो प्रेशर मेज़र किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सारे प्रेशर जो आप फ्लूइड में मेज़र करेंगे वो मैनोमीटर से मेज़र करेंगे, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मैनोमीटर, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो किससे मेज़र किया जाता है? बैरोमीटर से। अब ये जो बैरोमीटर होते हैं ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला है सिंपल बैरोमीटर, दूसरा है फॉर्टिन्स बैरोमीटर, एक फॉर्टिन साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने इन्वेंट किया था, और तीसरा होता है एनरॉइड बैरोमीटर, नॉट एंड्रॉइड, एनरॉइड बैरोमीटर। ये 3 टाइप के मेनली बैरोमीटर होते हैं। अब देखिए, जो सिंपल बैरोमीटर था इसी को कंस्ट्रक्ट किया था किसने? टॉर्सेली ने। टॉर्सेली ये एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बैरोमीटर बनाया था, सिंपल बैरोमीटर। और इन्हीं के ऑनर में, इन द ऑनर ऑफ टॉर्सेली, the unit of atmospheric pressure is given as torr, और 1 torr इज इक्वल टू क्या होता है? 1 mm ऑफ Hg। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। तो ये प्रेशर जो मेज़र किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बैरोमीटर से मेज़र किया जाता है। और जो सिंपल बैरोमीटर सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया था वो टॉर्सेली नामक वैज्ञानिक ने कंस्ट्रक्ट किया था, और इन्हीं के सम्मान में इनके यूनिट को क्या कह दिया गया? टॉर। इन्हीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाएगा टॉर यूनिट में। अब देखिए, बात ये आती है, अब जीके में बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन बनता चला गया है ये इस रिसेंटली कुछ सालों में, कि एक क्वेश्चन आता रहता है कि अगर बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाती तो किसका संकेत है? बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाती है तो वो किसका संकेत है? चलिए, इसको मैं इसका आंसर भी थोड़ी देर बाद दूंगा, पहले आप इतना नोट करें, फिर कैसे प्रेशर मेज़र किया टॉर्सेली ने उसको हम बताते हैं। तो अब हम बात करेंगे सिंपल मैनोमीटर की, जो कंस्ट्रक्ट किया था किसने? टॉर्सेली ने। तो देखिएगा, फिगर ड्रॉ कीजिएगा साथ में। कैसे? ये एक कोई पात्र में उन्होंने लिया एक लिक्विड, मान लिए वाटर ले लिया। अब इसमें एक ट्यूब, अब इस ट्यूब का एक स्पेसिफाई लेंथ और डायमीटर होता है। जो सिंपल बैरोमीटर इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था उसका एक डेफिनिट हाइट, और डेफिनिट हाइट के साथ साथ डेफिनिट डायमीटर भी होता है। तो ये एक ट्यूब है जिसका नाम है बैरोमीटर ट्यूब या सिंपल बैरोमीटर। ये ले लिया इन्होंने, और क्या किया, एक जब ये ट्यूब लिया तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया? निर्वात उत्पन्न कर दिया। निर्वात मीन्स वैक्यूम।
भाई देखिए, वैक्यूम अगर नहीं जनरेट करेंगे अंदर तो प्रेशर कैसे, देखिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही लिक्विड चलता है, ये आप भली भांति जानते हैं। तो जब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया इन्होंने इस नली में, तो जब वैक्यूम क्रिएट कर दिया और उसके बाद इस लिक्विड में डुबो दिया, तो क्या हुआ, इन्होंने देखा कि ये चढ़ गया, कितने मिलीमीटर चढ़ा, 760 मिलीमीटर। 760 मिलीमीटर ये ऊंचाई तक लिक्विड चढ़ गया। तो ये 760 मीटर चढ़ा, क्यों चढ़ा, इसका भी रीज़न देख लीजिए। ये भाई खुले में ये इसका एरिया है, जो हमने बर्तन लिया इसका पानी जो ऊपर की सतह है ये खुले में है, ओपन एरिया है। तो यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, क्या होगा वो बताइए। ये प्रेशर जो अप्लाई हो रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही अप्लाई हो रहा होगा। भाई अगर कोई द्रव मुक्त सतह ऐसे ही खुला पड़ा है तो उसके ऊपर लग रहा होगा जो प्रेशर होगा, कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होगा। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसकी मुक्त सतह पर लग रहा था, उसी के कारण क्या हुआ, ये द्रव ऊपर चढ़ गया और यही प्रेशर कहलाया क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसी की रीडिंग आई थी 760 मिलीमीटर आई थी इसकी रीडिंग। तो अब ये 760 मिलीमीटर होता किस में है, पारा में। तो ये फ्लूइड जो इन्होंने लिया था वो क्या लिया था, मरकरी। मरकरी में इन्होंने उस बैरोमीटर ट्यूब को डुबोया और इन्होंने देखा कि इसका जो रीडिंग था वो कितना आया, 760 मिलीमीटर या फिर 760 टॉर आया। इन्हीं के नाम पे इसको रख दिया गया 760 टॉर। अब मैंने बताया कि इसका एक डेफिनिट हाइट और डेफिनिट डायमीटर होता है। तो इसका डायमीटर जो होता है वो 12.8 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। मतलब इसका डायमीटर नॉट लेस देन 12.8 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और जो इसकी हाइट है वो 800 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। रीज़न ये क्यों, इसमें जो अब ये खाली जगह रह गई इसको बोला गया टॉरसेलियन वैक्यूम। मतलब जब उन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया था तो इतनी ऊंचाई तक तो पारा चढ़ गया, इतनी ऊंचाई तक मरकरी का लेवल चढ़ गया, लेकिन जो शेष रह गया वो क्या होगा, वैक्यूम ही तो होगा। और इस वैक्यूम को बोला गया टॉरसेलियन वैक्यूम। अब देखिए अगर ये 760 मिलीमीटर तक चढ़ा और अगर इसकी लंबाई हम 760 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं लेंगे तो ये ना तो वैक्यूम जनरेट हो पाएगा और ना ही इसका एक्यूरेट प्रेशर आ पाएगा। इसलिए इसका हम हाइट रखते हैं वो 800 मिलीमीटर से कम नहीं रख सकते, ज़्यादा रख सकते हैं। अब दूसरी चीज़, डायमीटर इसका 12.8 मिलीमीटर से कम क्यों नहीं रख सकते, उसका भी एक रीज़न है। क्या हमने पढ़ा था एक चीज़, कैपिलरिटी में हमने पढ़ा था कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब जो था उसका भी एक डेफिनिट डायमीटर होता है और वही लेस देन 10 मिलीमीटर या लेस देन कहीं कहीं पे आपको 12 मिलीमीटर मिल जाएगा। तो अगर हम इस बैरोमीटर का डायमीटर 12.8 मिलीमीटर से कम ले लेंगे तो उसमें जो लिक्विड के चढ़ने का प्रोसेस होगा वो सरफेस टेंशन इंक्लूड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक अब कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करेगी और वो जब कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करेगी तो वहाँ प्रेशर लेवल जो राइज होता है या फॉल होता है लिक्विड का, वो दूसरे फिनोमेना के कारण होता है जो कि होता है सरफेस टेंशन। तो इसलिए केशिकात तो प्रभाव ना आने पाए, यानी कैपिलरिटी एक्शन ना आने पाए, इसलिए इसका डायमीटर जो होता है वो 12.8 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और चूँकि प्रेशर जो होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है, इसलिए इसकी हाइट जो है वो 800 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये दोनों। कैपिलरी यहाँ पे भी हमने क्लियर कर दिया कि कैपिलरी ट्यूब जो होती है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए और जो सिंपल बैरोमीटर होता है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए। बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। तो अब आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में और इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे डेली लाइफ से रिलेट करते हुए, और जितने भी टाइप के प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं।
और अगर आपको कुछ इसमें पसंद आया हो, कुछ भी पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि इसको दूसरों तक पहुंचाएं, यानी कि शेयर कीजिए। और देखिए कि उसको कुछ रिस्पांस भी दिया करिए भाई कमेंट में। अगर आप कुछ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सीधे पढ़ते जा रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट नहीं हो रहा, इसका मतलब आप पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं स्टडी में। कुछ ना कुछ कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आप बताएं हमें, कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा हो तो उसको ज़रूर बताएं, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।